नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब आप छोटे रहे होंगे या हाल फिलहाल में भी छोटे बच्चों को अगर आप देखते होंगे तो अक्सर बच्चे खेल खेलते हैं कि भाई तू मुझे थप्पड़ मार और मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। मतलब दोनों बच्चों को पता होता है कि कौन कितनी तेजी से कितनी जोर से थप्पड़ मार सकता है। अब आप कहेंगे कि ये कहावत क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कुछ वैसा ही चल रहा है। 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, भारी हमला किया, 181 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि आयरन डोम सिस्टम जो है वो 50 या 100 किलोमीटर की दूरी से जो मिसाइल आ रही हैं उनको टारगेट कर सकता है, उनको मारकर गिरा सकता है। हालांकि इजराइल के पास 3 लेयर सिक्योरिटी है, आयरन डोम है, उसके बाद एक और उसका सर्विस है और एक और तरीके का उसके पास सिस्टम है जिससे वो दुश्मन की जो मिसाइलें हैं, ड्रोन है, उनसे अपने आप की रक्षा करता है। लेकिन ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी वो इतनी तेज थी कि पूछिएगा मत, क्योंकि ईरान और इजराइल में 1800 किलोमीटर की दूरी है। 1800 किलोमीटर की जो दूरी थी वो इन मिसाइलों ने सिर्फ 10 से 11 मिनट में तय कर ली। आप समझिए कि किस भीषण स्पीड के साथ ये मिसाइलें आई होंगी। सुपरसोनिक मिसाइलें थी, इनका जो ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था वो भी अलग तरीके का था और जो इजराइल का सपोर्ट सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, वो इन्हें नहीं पकड़ पाया और ईरान की 181 मिसाइलें इजराइल की जमीन पर आकर गिरी। तस्वीरों में दिखा, वो फटी, ब्लास्ट हुए। लेकिन मजे की बात देखिए, नुकसान नहीं हुआ। खाली जगह पर वो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, एक इंसान के घायल होने की खबर आई थी। उसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी कि इजराइल बदला लेगा, इजराइल आज बदला लेगा, इजराइल कल बदला लेगा, इजराइल परसों बदला लेगा। लेकिन इजराइल बदला नहीं लेता है। इजराइल उससे पहले अमेरिका की CIA की तरफ से एक डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। डॉक्यूमेंट था इजराइल को लेकर, जिसमें यह पूरी जानकारी थी कि कैसे इजराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर। क्योंकि जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें अमेरिका के भी अपने नेवल सेंटर हैं, आर्मी सेंटर हैं, सारे सेंटर्स उसके पास मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल को जगह नहीं दे सकता, इजराइल का सीधे सपोर्ट नहीं कर सकता कि अपने बेसिस से वो उसके फाइटर जेट्स उड़वा दे। लेकिन यह कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स लीक की। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि 25 अक्टूबर को इजराइल की तरफ से हमला किया गया ईरान के ऊपर। इजराइल से फाइटर जेट उड़ते हैं और वो सीधा जाते हैं ईरान में और वहां वो बम गोले दबा गिराते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने हमला कर दिया और ये लड़ाई हमारी तरफ से कंक्लूड है। ये जो तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं ये इजरायली हमले की है जो ईरान पर किया गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि ये जितने भी बम गोले गिराए गए इजराइल की तरफ से वो कोई भी जमीन पर नहीं गिरा। जो सिक्योरिटी सिस्टम है ईरान के पास उसने उन सभी को हवा में मार गिराया। हाँ, 2 गोले उसके, जहां वो बैलिस्टिक मिसाइल का जो सेंटर है ईरान का, वहां 2 गोले जाकर जरूर फटे, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान माल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दुनिया की तरफ से कहा जाने लगा कि क्या दोनों देश भाई आपस में हमारे साथ खेल रहे हो, और खेल रहे हो तो क्यों खेल रहे हो? सवाल बहुत सारे हैं। 25 दिन बाद हमला क्यों? सवाल यह भी है कि जो डॉक्यूमेंट लीक किया गया था अमेरिका की तरफ से, वो लीक हुआ था या फिर किया गया था? किया गया था से मतलब यह है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमले से पहले ईरान को जानकारी दे दी थी कि हां भाई हम हमला करने वाले हैं? ये सारी चीजें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इजराइल पर जब 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर जब दागी गए ये गोले फेंक के आया अपने ड्रोन से, अपने फाइटर जेट से इजराइल, तब कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप सोचेंगे कि मैं सोच रहा हूं क्या कि नुकसान होना जरूरी था या नुकसान होना चाहिए था? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि प्री प्लान था सब कुछ। 1 तारीख को जब ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर तो खाली जगह पर मिसाइलें जो है डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि हिजबुल्लाह किसके पैसे पर पलता है? ईरान के पैसे पर पलता है। पैलेस्टीन में हमास किसके पैसे पर पलता है? ईरान के पैसे पर पलता है। यमन में जो हूथियां पलते हैं वो किसके पैसे पर पलते हैं? ईरान के पैसे पर पलते हैं। और ईरान के ही कहने पर ये सारे एकदम से टूट पड़े थे इजराइल के ऊपर। इजराइल का कहना था कि मैं 7 फेज पर, 7 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए ईरान पर हमला करने में थोड़ी देरी हुई और जो हमला किया है वो हमारी तरफ से कंक्लूड है। समझिए,
एक थप्पड़ ईरान ने इजराइल को मारा, दूसरा थप्पड़ इजराइल ने ईरान को मार दिया, मतलब बात खत्म। अब नहीं, अमेरिका की तरफ से भी बयान आया, अमेरिका की तरफ से भी बीच बचाव किया गया कि भैया ईरान आपने भी हमला कर दिया और भैया इजराइल आपने भी हमला कर दिया, दोनों का आपका बदला पूरा हो गया, अब आप चुप रहिए, अब आप शांत रहिए, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब शांत रहिए, आपका बदला पूरा हो गया। ईरान को हमला क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ मारा गया और आपका हमास चीफ मारा गया, हूतियों ने भी हमला किया, हूतियों ने भी इजराइल पर हमला किया, उसे भी इजराइल की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ईरान के ऊपर प्रेशर था, भैया हम आपके कहने पर युद्ध लड़ रहे हैं, आपके कहने पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें पालते पोसते हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। हसन नसरल्ला को मार दिया गया और ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया हमास चीफ को। तो भैया आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उस कुछ करने के चक्कर में आपको हमला करना पड़ा, मतलब ईरान को हमला करना पड़ा इजराइल के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम हमला कर रहे हैं। अब आइए डॉक्यूमेंट वाली बात पे। जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ उसके हिसाब से 15 और 16 तारीख को इजराइल को हमला करना था ईरान के ऊपर। इजराइल के एक बेस से फाइटर जेट उड़ने थे और वो खाड़ी देशों का एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए जाना था, उनको ईरान में हमला करके वापस लौट आना था। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है, 1800 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या यह संभव था कि फाइटर जेट जाएं और फिर फाइटर जेट हमला करके वापस भी आ जाए? तो उसके लिए बीच में जो अमेरिका के बेस कमांड है उनका सहारा लिया गया। उस डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि वहां से हमला किया जा सकता है या फिर वहां उन फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है, आराम दिलवाया जा सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो डॉक्यूमेंट लीक किया गया उससे ईरान को भी तैयारी करने का मौका मिल गया। 15-16 तारीख को जो हमला होना था, ये डॉक्यूमेंट 16-17 तारीख को लीक हुआ। उसके बाद ईरान ने तैयारी कर ली 10 मोर्चों पर। ईरान तैयार था, जो ड्रोन से अगर उसके ऊपर हमला होता है, फाइटर जेट से उसके ऊपर हमला होता है, मिसाइल से, कम दूरी की मिसाइल से, ज्यादा दूरी की मिसाइल से, कैसा भी उसके ऊपर हमला होता है उसके लिए वो तैयार था, क्योंकि ईरान के पास भी S-300 सिक्योरिटी सिस्टम है जो भारत के पास है, रसिया का ही S-400, मतलब भारत के पास थोड़ा उन्नत किस्म का S-400 है और ईरान के पास S-300 है जो S-400 से कम क्षमता रखता है। लेकिन S-300 को देखते हुए उसने अपना एक देसी सिस्टम बना लिया है और वो S-400 के बराबर ही काम करता है, जिसका नाम है बाबर। उसकी जो क्षमता है वो S-400 की तरीके से है। और ईरान ने अपने पूरे बॉर्डर पर, हिंदुस्तान ने तो सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर और चीन के बॉर्डर पर S-400 तैनात किए हुए हैं, लेकिन ईरान ने अपनी पूरे बॉर्डर पर S-300 और बाबर जो है वो तैनात किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक एक बार दोनों का हमला हो गया, अब दोबारा हमला क्यों नहीं होगा? क्योंकि फारस की खाड़ी जो है वो ईरान से मिलती है। अगर फारस की खाड़ी में बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट है तो सब कुछ पैसा है। अमेरिका को दो देशों को भिड़वाकर अपना हथियार बेचना है, पैसा कमाना है। और अगर ईरान के ऊपर अब हमला होता है, मुझे नहीं लगता अब दोबारा इजराइल हमला करेगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से कह दिया गया कि कंक्लूड है, यहां खत्म हो गया, अब हम हमला नहीं करने वाले। फारस की खाड़ी में अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वेस्टर्न देशों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इस वजह से अब दोबारा हमला नहीं होगा। इजराइल बाहर आया और बयान भी दिया, हमने कहा कि हमने कंक्लूड कर दिया है। शक्ति प्रदर्शन दोनों देशों की तरफ से आप कह सकते हैं, पहले इजराइल ने जो किया, ईरान ने जो किया, उसके बाद इजराइल ने जो किया, उस दोनों को आप शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। अमेरिका का बयान हुआ आपका, फिर ईरान का 300, बाबर 373 की बात हुई आपको 400। तो जो बाबर है उसकी क्षमता जो है 1000 मिसाइलें एक साथ रखने की है। यहां अब सऊदी का भी जिक्र कर लेना जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ वहां बहुत ज्यादा सारे देश लगभग पहुंचे थे, टर्की भी पहुंचा था, कतर, ओमान, ये सब देश पहुंचे थे, लेकिन सऊदी अरब नहीं पहुंचा था। सऊदी अरब का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं? सऊदी अरब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ था उसमें सऊदी अरब का स्पेस यूज करके, एयर स्पेस यूज करके आपको ईरान में जाना था। तभी एक राजनयिक आते हैं ईरान से सऊदी अरब और उनको कहते हैं, भैया अगर तुमने अपना एयर स्पेस इजराइल को इस्तेमाल करने दिया तो तुम देख लेना, तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा, तुम्हारा हाल हम वैसा कर देंगे कि तुम
किसी भी लायक नहीं रहोगे। और सऊदी अरब जो है वो किसी भी तरीके के युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आपका वेस्टर्न कंट्रीज का या फिर और बहुत सारी कंट्रीज का वहां निवेश है। अगर एक बार हमला सऊदी अरब के ऊपर हुआ या एक बार भी सऊदी अरब युद्ध में गया तो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा देशों का कि भैया आप भी और देशों की तरह आप भी युद्ध में हैं, हम आपके यहां अब ज्यादा निवेश नहीं करेंगे। तेल पर वो निर्भर करता है, तेल अगर अमेरिका खरीदना बंद कर देगा तब सऊदी अरब को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो वो चाटा लगाने वाली बात थी, एक बच्चे ने पहले बच्चे को लगाया, पहले ने दूसरे को लगाया कि भैया अब खेल खत्म हुआ। यही सब खेल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ना तो ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर जैसा मुझे लगता है, और ना ही अब उसका पलटवार करने की जरूरत पड़ेगी इजराइल को और ईरान को, हूतियों को, आपको हमास वालों को, आपको हिजबुल्लाह वालों को। ये दिखाना था ईरान को कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, पैसा वैसा तो दे ही रहे हैं, बाकी हम आपके साथ भी खड़े हैं क्योंकि हमने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल को भी ये दिखाना था कि कहीं भैया आप कमजोर तो नहीं हो गए हैं, कि ईरान पर हमला करने की आप में हिम्मत नहीं रही है, मादा नहीं रहा है, इसलिए इजराइल ने भी हमला किया। तो सारा खेल यही था, सारा सिनेरियो यही था, सारा खेल पैसे का है। जहां जिसका ज्यादा पैसा बन रहा है वहां वो अपने अपने तरीके से कंडीशंस को, सिचुएशन को और शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। बाकी ये जो हमला हुआ और इससे पहले ईरान ने जो किया वो शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा और कुछ नहीं था। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।